टॉपिक आपका सांवले सपनों की याद चैप्टर नंबर 4 रहेगा। और इसमें क्या है, सबसे पहले हम पाठ के अंदर जो पाठ की रूपरेखा है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले प्रस्तुत पाठ है जो सांवले सपनों की याद। ये आपके जाबिर हुसैन लेखक द्वारा लिखित है। प्रस्तुत पाठ को लेखक जाबिर हुसैन ने प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक सालिम अली की याद में डायरी शैली में एक संस्मरण के तौर पर लिखा है। डायरी शैली क्या होती है बेटा? डायरी शैली होती है जिसमें हम एक तरह से डायरी के तौर पर कोई चीज लिखते हैं, पर्टिकुलर हम डायरी लिखते हैं, उसी तरह से होती है। और संस्मरण होता है बेटा वो चीजें जो हम जीवन में घटनाएं घटित होती हैं और जिसको हम कभी भुला नहीं पाते हैं। ऐसी घटनाएं जो जीवन में घटित होती हैं और जिनको हम कभी भुला नहीं पाते हैं, उसको हम कह सकते हैं संस्मरण। लेखक ने व्यक्ति चित्र के माध्यम से सालिम अली के व्यक्तित्व की विशेषताओं का उल्लेख किया है। सालिम अली के व्यक्तित्व के बारे में बताया है। प्रस्तुत पाठ में सालिम अली के जीवन की अनेक घटनाओं को स्पर्श करते हुए बताया गया कि किस विशेष घटना ने सालिम अली साहब को पक्षी प्रेमी बना दिया। वास्तव में सालिम अली के माध्यम से पर्यावरण की बचाने के महत्व पर जो है प्रकाश डाला गया है और यही लेखक का मूल उद्देश्य है कि किस तरह से पर्यावरण को बचाएं, पर्यावरण का बचाव कैसे करें, उसी के बारे में इस टॉपिक में सबसे ज्यादा चर्चा की गई है। इसके राइटर के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। जाबिर हुसैन इस पाठ के जो है लेखक हैं और जाबिर हुसैन का जन्म 1945 में बिहार के नालंदा जिले में हुआ। अंग्रेजी साहित्य में स्नातकोत्तर का अर्थ होता है बेटा एमए की उपाधि प्राप्त करने के बाद उन्होंने अंग्रेजी भाषा व साहित्य में अध्यापन का कार्य किया और 1977 में बिहार विधानसभा के सदस्य जो है निर्वाचित हुए और 1995 में 1995 में बिहार विधानसभा के सभापति बने। जाबिर हुसैन की कुछ प्रमुख रचनाओं के बारे में चर्चा करते हैं आपसे, जो आगे है। डोला बीबी का मजार, अतीत का चेहरा, एक नदी रेत भरी आदि। वे हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू भाषा में लेखन कार्य करते थे और जाबिर हुसैन ने अपनी रचनाओं में आम आदमी के संघर्षों को व्यक्त किया है। जाबिर हुसैन की भाषा शैली बहुत ही प्रभावी है और उनकी रचनाओं में संस्कृत, उर्दू, तत्सम, तद्भव आदि शब्दों का जो है प्रयोग हुआ है। अब हम चर्चा करेंगे इस पाठ की और सांवले सपनों की याद जो पाठ है, इस पाठ को मैं सार के तौर पर एज ए समरी के तौर पर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ और अपनी तरफ से कुछ पॉइंट बनाऊंगा। उन पॉइंटों के ऊपर चर्चा करेंगे हम। तो सबसे जो पहला पॉइंट है जो इस चैप्टर में, वो हम बना सकते हैं सालिम अली की अंतहीन यात्रा। ऐसी यात्रा जिनका कभी अंत नहीं होता था, तो अंतहीन यात्रा सालिम अली की। सालिम अली की यह अंतिम यात्रा है। सबसे आगे आगे सालिम अली और उनके पीछे सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सपनों का एक झुंड सवार है। वह प्रकृति की खामोश वादियों में विलीन होने जा रहे हैं, प्रकृति की खामोश वादियों में खोने जा रहे हैं। अब उन्हें कोई रोक नहीं सकता, कोई वापस लौटा नहीं सकता है। ऐसा लगता है मानो वे कोई पक्षी हों जो मौत की गोद में जा बसे हों। सेकंड पॉइंट हम इसमें बना सकते हैं सालिम अली साहब का पक्षी एवं प्रकृति के प्रति प्रेम। कैसा प्रेम था?
तो देखिए, सालिम अली के अनुसार लोग पक्षियों को आदमी की नजर से देखते हैं, इस बात से वे दुखी रहा करते थे। इस बात से वे दुखी रहा करते थे। वे कहते थे कि पक्षियों को आदमी की नजर से देखना आदमी की भूल है। पक्षियों को आदमी की नजर से नहीं देखना चाहिए, पक्षियों को पक्षियों की नजर से देखें। यह अत्यंत दुखद है कि कोई मनुष्य पक्षियों की आवाज का मधुर संगीत सुनकर अपने मन में रोमांच का अनुभव नहीं कर पाता है। दूसरी ओर प्रकृति अत्यधिक रोमांचकारी है। वृंदावन में नदी का सांवला पानी अतीत को साक्षात कर देता है, पिछली बातों को याद दिला देता है। श्री कृष्ण तो नहीं है, लेकिन श्री कृष्ण से संबंधित जो सारी बातें हैं वो नदी के सांवले पानी को, यमुना नदी के सांवले पानी को देख करके महसूस की जाती हैं कि उन्होंने किस तरह से जो है यहाँ पे क्रीड़ाएं की थी, किस तरह से उन्होंने दूध भरी जो है उस मुख के अंदर दूध जो है पिया था, डाला था, किस तरह से उन्होंने दही हांडी फोड़े थे, मक्खन की हांडियां फोड़ी थी, किस तरह से उन्होंने गोपियों के साथ शरारतें की थी, तो सारी चीजें याद आ जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम बना सकते हैं कृष्ण की बांसुरी का जादू। श्री कृष्ण की बांसुरी का जादू, यह प्रमाणित नहीं किया जा सकता कि श्री कृष्ण ने कब वृंदावन में रासलीला रचाई थी, जिससे सारा वृंदावन संगीत में होकर रोमांच का अनुभव उत्पन्न करता होगा, रोमांच का अनुभव करता होगा। सभी लोग बंसी की मधुर धुन सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते होंगे। वे आज भी जब यमुना का सांवला जल वृंदावन में देखते हैं तो ऐसा लगता है कि अभी श्री कृष्ण यहाँ कर बंसी के जादू से पूरे वृंदावन में को संगीत में कर देंगे। वृंदावन कभी श्री कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली नहीं हुआ है। आज भी उनका जो जादू है वहां पर दिखाई देता है। आप वहां के मंदिरों में जाइए तो वहां पर जो है विभिन्न प्रकार की राग रागनियां होती हैं, आरतियां होती हैं, भोजन रखा जाता है, वस्त्र रखे जाते हैं, ताले लगा दिए जाते हैं, लेकिन सुबह उठ करके लोग देखते हैं तो भोजन भी खाया हुआ मिलता है, झूठा मिलता है, और इसके साथ साथ आपका जो वस्त्र जो पहन रखे हुए थे वो भी उल्टे पुल्टे मिलते हैं। तो इस तरह से आज भी वहां आश्चर्य है। तुलसी के पेड़ पौधे आपने देखे होंगे छोटे छोटे, लेकिन आप वहां देखोगे मथुरा में जाकर के तो एक तरह से वो बड़े बड़े पेड़ के तौर पर है। वो दिन में जो है अलग अलग दिखाई देते हैं, जब रात होती है तो वृंदावन में कोई पशु पक्षी कोई नहीं ठहरता है, ऐसी मान्यता है, और सभी निकल जाते हैं वहां से और एक दूसरे से पेड़ जो है गुथ जाते हैं, मिल जाते हैं। तो आज भी जो है उनका आकर्षण, उनका जो लगाव है, उनका जो श्री कृष्ण का प्रभाव है, आज भी वो वहां पर देखा जा सकता है। सालिम अली का विशाल व्यक्तित्व, नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा करते हैं हम। सालिम अली का विशाल व्यक्तित्व। सालिम अली अपनी कमजोर काया के बावजूद 100 वर्ष तक जीवित रहे, लेकिन लंबी लंबी यात्राओं ने उन्हें थका दिया था। शायद कैंसर जैसे असाध्य रोग, असाध्य रोग का अर्थ होता है जिसको ठीक करना बड़ा मुश्किल होता है, उनको हम असाध्य रोग कह सकते हैं। असाध्य रोग से पीड़ित होकर उनकी मौत हुई, परंतु अंतिम सांस तक उनकी आंखों की ज्योति पक्षियों की तलाश और सुरक्षा के प्रति समर्पित थी। उनकी आंखों पर चढ़ी दूरबीन अंतिम समय में ही उतरी थी। उन्होंने अपनी यह दुनिया अत्यंत परिश्रम से अपने लिए बनाई थी। उनकी जो पत्नी थी, पत्नी का नाम था तहमीना, पत्नी का नाम था तहमीना, वो उनकी सहपाठी थी एक तरह से। तो पत्नी जो
तहमीना थी, अत्यधिक योगदान रहा है उसका भी। उनके लिए प्रकृति में चारों तरफ उनके लिए प्रकृति में चारों तरफ हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया फैली थी। सालिम अली उन लोगों में से थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लेने की कोशिश करते थे। कभी वो प्रकृति के प्रभाव में आना पसंद नहीं करते थे, बल्कि प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने की कोशिश करते थे। इस चैप्टर में नेक्स्ट पॉइंट हम बना सकते हैं पूर्व प्रधानमंत्री से मुलाकात। सालिम अली तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से एक बार मिले थे। उन्होंने साइलेंट वैली, खामोश वादी कह सकते हैं हम, को रेगिस्तानी हवाओं से सुरक्षित रखने के लिए एक क्वेश्चन के तौर पर अपनी जो है चिंता व्यक्त की। एक प्रश्न के तौर पर प्रधानमंत्री गांव की मिट्टी में पले बढ़े थे, इसलिए सालिम अली की पर्यावरण संबंधी बातें सुनकर के वो भावुक हो जाते हैं। वे जानते थे कि ग्रामीण मिट्टी पर जल की बूंदों का क्या महत्व होता है, परंतु आज दोनों में से कोई भी हमारे बीच नहीं है। कौन नए भारत की नींव की चिंता करेगा? कौन इन पक्षियों की सुरक्षा की चिंता करेगा जो हिमालय और लद्दाख की बर्फीली वादियों में जीते हैं? नेक्स्ट पॉइंट इसमें हम बनाएंगे लॉरेंस का संस्मरण। संस्मरण क्या होता है? वो घटना जो हमारे जीवन में घटित होती है और जिस घटना को हम कभी भुला नहीं पाते हैं। बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जो जीवन में घटित तो हो जाती हैं, लेकिन किसी भी तरह से रह करके वो घटनाएं हमें याद आती हैं। रह करके उन घटनाओं को हम भूल नहीं पाते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? संस्मरण कहते हैं। तो पॉइंट था हमारा लॉरेंस का संस्मरण। फॉल ऑफ ए स्पैरो सालिम अली की आत्मकथा का नाम है। वास्तव में सालिम अली का जीवन पक्षियों का ही जीवन था। दोनों एक दूसरे के पर्याय थे। इसी संदर्भ में डीएस लॉरेंस के एक प्रसंग को उद्धृत करना, एक प्रसंग का जिक्र करना यहाँ जरूरी हो जाता है। डीएच लॉरेंस की मृत्यु के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा से कहा कि वो अपने पति के बारे में कुछ लिखे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। फ्रीडा ने यह कहकर बात टाल दी कि मेरे पति के बारे में मुझसे अधिक मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया जो चिड़िया है वो बता सकती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो प्रकृति के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताते थे, प्रकृति को अपने आचरण में लेते थे। नेक्स्ट पॉइंट है पक्षी प्रेम की प्रेरणा। बचपन की एक घटना ने उनको पक्षी प्रेमी बना दिया था। एक दिन उनके हाथों से एक गौरैया घायल हो गई एयरगन से। उसी दिन से वे पक्षियों की दुनिया में रुचि लेने लगे। पक्षियों के रहस्य को खोजने और जानने के लिए नए नए रास्ते खोजने लगे। सालिम अली लगातार भ्रमण करते रहे। आज भी ऐसा लगता है मानो पक्षियों की खोज में निकले सालिम अली गले में दूरबीन लटकाए अभी आ जाएंगे। आपने चैप्टर को सारांश के तौर पर सुना। इस चैप्टर में कुछ डिफिकल्ट मीनिंग आए होंगे, कुछ ऐसे शब्द आए होंगे जिनके बारे में आप सोचने पर विवश हो जाते हैं। वो ऐसे कठिन शब्दों की मैं चर्चा करूंगा। आपके पास जो एनसीईआरटी की बुक है स्टेज, उसमें पृष्ठ संख्या 43 निकालें। कुछ शब्द मैं बोलूंगा, साथ साथ उनके अर्थ भी बताऊंगा। परिंदे, पक्षी, परिंदे, पक्षी। हुजूम, भीड़, वादी, घाटी, सैलानी, यात्री। अंतहीन, जिसका कोई अंत ना हो। अंतहीन, जिसका कोई अंत ना हो, उसको क्या बोलेंगे? अंतहीन, जिसका कोई अंत ना हो। हरारत, इससे पहले एक और मीनिंग है पलायन। पलायन का मतलब होता है बेटा एक जगह को छोड़ करके दूसरी जगह जाना। एक जगह को छोड़कर
दूसरी जगह जाना पलायन कहलाता है। हरारत, हल्का जबर या बुखार। सोता, झरना। मिथक, प्राचीन कथाओं के तत्व। मिथक, प्राचीन कथाओं के तत्व। शोक, तेज कह सकते हैं। अब हम पृष्ठ संख्या 44 पर बात करेंगे। छाली, सुपारी। हिदायत, इंस्ट्रक्शन देना, निर्देश देना। काया, शरीर। सती, 100 वर्ष का समय, सेंचुरी। सती, हिफाजत, सुरक्षा। समर्पित, अर्पित। कायल, मानने वाला। प्रशंसक, पसरी हुई या फैली हुई। पृष्ठ संख्या 45। अनुरोध, प्रार्थना। आंखें नम करना, आंसू आना। सौंधी, सुगंधित। संकल्प, इरादा। वकालत करना, किसी का पक्ष लेना। वकालत करना, किसी का पक्ष लेना। लास्ट पेज है, पेज नंबर 46। पहली, रहस्य। पहली, रहस्य। उसके बाद है नैसर्गिक, प्राकृतिक या स्वाभाविक। प्रतिरूप, बिल्कुल वैसा ही रूप। टापू, समुद्र के बीच भूमि का उठा हुआ हिस्सा। अथाह, बहुत गहरा, जिसका अंदाजा लगाना मुश्किल हो, जैसे समुद्र है उसको हम अथाह कह सकते हैं। यायावरी, घुमक्कड़, घूमने फिरने वाला यात्री। सुराग, खोज। तो इसका सारांश के तौर पर मैंने आपको ये चैप्टर बताया है। इसके साथ साथ इसके वर्ड मीनिंग की चर्चा की है। अब हम इसके अभ्यास प्रश्नोत्तर के ऊपर आते हैं और अभ्यास प्रश्नोत्तर को मैं आपको समझा रहा हूं, सुनिए। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा बेटा कि किस घटना ने सालिम अली के जीवन दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया। ऐसी कौन सी घटना है? तो शायद घटना आप जान ही गए होंगे, बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे तो घटना भी आपको याद आ जाएगी। एक बार बचपन में सालिम अली की एयरगन से एक गोरैया घायल होकर गिर गई थी। इसी घटना ने सालिम अली को इतना दुखी कर दिया, इतना परेशान कर दिया कि उनकी जो जीवन की दिशा थी वो बदल गई। उनकी जो रुचि थी वो उसके बाद पक्षियों में हो गई, पक्षियों की दुनिया में उसकी रुचि हो गई और उन्हें इसी घटना ने पक्षी प्रेमी बना दिया। उसके बाद वो पक्षियों की खोज में इधर उधर जाने लगे, पक्षियों की देखभाल करने लगे, पर्यावरण को बचाने लगे। इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने, पूर्व प्रधानमंत्री किसका जिक्र हुआ था बेटा? चौधरी चरण सिंह का। पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा कि जिससे उनकी आंखें जो है नम हो गई थी? कौन से ऐसे चित्र थे? तो इसमें है कि सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने केरल की साइलेंट वैली, साइलेंट वैली कहें या खामोश वादी कहें, एक ही बात है। साइलेंट वैली या खामोश वादी एक ही बात है, ठीक है। साइलेंट वैली संबंधी खतरों की बात उठाई होगी। कहा होगा कि वृक्षों की कटाई होने से जो साइलेंट वैली का सौंदर्य है, हरियाली है, वो समाप्त हो जाएगी। रेगिस्तानी गर्म हवाओं के झोंकों का शिकार हो जाएगा। वातावरण में परिवर्तन से जो साइलेंट वैली है वहां से पक्षी उस जगह को छोड़ करके दूसरी जगह चले जाएंगे, पर्यावरण दूषित हो जाएगा। और ये सारी बातें सुनकर के पूर्व प्रधानमंत्री की आंखें जो है नम हो गई। क्वेश्चन 3 पे बात करते हैं। लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा?
कि मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने उनके पक्षी प्रेमी और उनकी घनिष्ठता को देखकर ही ऐसा कहा होगा, उनके पक्षी के प्रति लगाव, पक्षियों के प्रति जो लगाव है उसको देखकर ऐसा कहा होगा। वे जानते थे कि लॉरेंस गोरैया के साथ अपने जीवन का काफी समय बिताते थे और गोरैया के प्रति उनके व्यवहार को फ्रीडा ने अपनी आंखों से देखकर जो महसूस किया होगा, उस अनुभव को शब्दों के माध्यम से बताना आसान नहीं रहा होगा। क्वेश्चन 4 है, इसमें 3 पार्ट है बेटा। पहले पार्ट की चर्चा करेंगे हम। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक, नैसर्गिक का मतलब होता है प्राकृतिक या स्वाभाविक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। तो इसका आंसर सुने क्या होगा? नैसर्गिक जिंदगी का अर्थ है प्रकृति का हर तत्व, हर कण की तरह स्वाभाविक होना। लॉरेंस का जीवन प्रकृति के समान सहज, सरल और प्रकृति में हो गया था। उन्हीं की भांति सालिम अली भी अपने आप को प्रकृति के प्रति समर्पित कर चुके थे। उनका जीवन भी प्रकृति के समान ही सहज और सरल हो गया था और वे पूरी तरह से प्रकृति में खो चुके थे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे हम। सेकंड पॉइंट है इसमें, क्वेश्चन नंबर 4 है, सेकंड पार्ट। कोई अपने जिस्म की हरारत, जिस्म यानी शरीर है, हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत कैसे गा सकता है, उसके बारे में है। लेखक प्रस्तुत कथन के माध्यम से यह बताना चाहता है कि सालिम अली रूपी पक्षी की मृत्यु हो जाती है, उनके अपने मौलिक सपने थे, वैसा पक्षी प्रेमी अब इस दुनिया में दोबारा जन्म नहीं लेगा। कहने का मतलब यह कि जैसे सालिम अली पक्षियों की हिफाजत के प्रति समर्पित थे, जैसे वो पक्षियों की खोज करते थे, वो कोशिश करते थे, उनके समान कोई भी ऐसा पक्षी प्रेमी जो है उत्पन्न नहीं किया जा सकता, ऐसा पक्षी प्रेमी नहीं हो सकता। नेक्स्ट पॉइंट है, तीसरा पार्ट है, सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर के उभरे थे। कैसे? सालिम अली ने स्वयं को किसी एक विशेष स्थान तक, एक विशेष बाउंड्री तक कैद नहीं किया था। उन्होंने प्रकृति के विशाल प्रांगण में बिखरे अनुभवों से अपने को समृद्ध किया। वे अथाह सागर की भांति प्रकृति में अबाध गति से चलते रहे। उन्होंने अपने आप को किसी भी प्रकार की सीमा में बांध करके नहीं रखा था। क्वेश्चन 5 है, सालिम अली की भाषा शैली की 4 विशेषताएं आपने जो है वो बतानी है। 4 विशेषताएं कौन सी हैं? सबसे पहले हम कह सकते हैं इस पाठ में आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग हुआ है। इसके साथ साथ हम कह सकते हैं इसमें उदाहरण शैली का प्रयोग किया गया है और इसके अलावा हम इसमें कह सकते हैं कि इसमें अभिव्यक्ति की चित्रात्मकता है और उर्दू तत्सम तद्भव अंग्रेजी शब्दों का भी जो है प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे हम। इस पाठ में लेखक ने सालिम अली के व्यक्तित्व का जो सब चित्र खींचा है उसके बारे में आपने बताना है। तो सालिम अली का शरीर दुबला पतला था, कमजोर थे, लेकिन उनकी दृष्टि में सूक्ष्म निरीक्षण शक्ति प्रबल थी। वे जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे, पक्षियों की गतिविधियों के पारखी थे, उनके गले में सदा दूरबीन लटकी रहती थी और संवेदनशील थे। उनका संपूर्ण जीवन पक्षियों की जीवन की जानकारी और खोजबीन करने में बीत गया था। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सावले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी करनी है। सावले सपने अर्थात धुंधली स्मृति, लेकिन यहाँ यह मनोभाव इच्छाओं का प्रतीक है। सपने हमेशा रहस्य और जिज्ञासा से भरे होते हैं। इस निबंध के माध्यम से सालिम अली की याद को ताजा बनाए रखना एक प्रमुख उद्देश्य है। लेखक यह बताना चाहता है कि जो सपने सालिम अली ने देखे थे वे सपने उनके अपने खुद के थे, उनके मौलिक सपने थे और वैसा सपना देखना सबके बस की बात नहीं है। लेखक को पक्षी प्रेमी सालिम अली के सपनों की याद आती है। इसी प्रकार ये जो शीर्षक है वो सार्थक है। लास्ट एक क्वेश्चन हमारे पास है,
प्रस्तुत पाठ सालिम अली की पर्यावरण के प्रति चिंता को भी व्यक्त करता है और उसको बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए आप किस तरह से योगदान दे सकते हैं। तो सबसे पहले क्या-क्या योगदान दे सकते हैं हम? पशु पक्षियों के प्रति संवेदनात्मक रवैया अपनाएं। दूसरा, कूड़ा कचरा व गंदगी को जगह-जगह न फेंकें। प्लास्टिक को पूर्णतः से उस पर प्रतिबंध लगाएं। प्लास्टिक का प्रयोग पूर्णतः बंद कर देना चाहिए। अगल-बगल आसपास हरियाली के लिए अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं और पर्यावरण को अपने स्तर पर कम से कम दूषित किया जाए। तो इस तरह से ये चैप्टर आपने कंप्लीट रिवीजन करना है और जो बच्चे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो अपनी रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर दें।